हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो जो आज का हम वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। जैसा कि आप सारे लोग जान रहे हैं कि आजकल हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी के इतिहास के बारे में, क्योंकि आप भाई हिंदी के इतिहास के बारे में आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता ज़रूर है और हम कुछ बहुत सारे चैनल्स पे आपको देखने को चीज़ें मिल रही होंगी, बट हम आपको एक संक्षिप्त तरीके से पढ़ा रहे हैं कि कहीं से कुछ भी आ जाए तो वो आपका छूटे नहीं। तो हम सारी चीज़ें एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं, कौन क्या कब कैसे हुआ ये सारी चीज़ें हुई। तो अब तक आप सारे लोग जानते हैं कि हम आदिकाल के बारे में पढ़ चुके हैं और भक्तिकाल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में। तो रीतिकाल पढ़ने से पहले हमको थोड़ी सी ज़रूरत है कि जो हमने पीछे पढ़ा है उसको हम एक बार फिर से रिवीजन कर लें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल के बारे में कि आदिकाल का टाइम पीरियड क्या रहा। तो देखिए, जो आदिकाल का टाइम पीरियड रहा था, वो जो आदिकाल था वो कब से स्टार्ट हुआ था? वो 1050 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। किससे? 1050 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ था। और कब तक चला था? ये चला था आपका 1375 ईसा पूर्व तक। कब? पूर्व तक। ठीक है। इस समय क्या चला? इस समय आपका जो भी चला ये आदिकाल की चीजें चली। इसमें संघर्ष का कारण प्रेम को बताया गया। और जो कवि थे वो क्या इसमें वीर चीजों के बारे में लिखते थे, क्योंकि वो राजाओं के संरक्षण में रहते थे। जब राजाओं के संरक्षण में रहेंगे तो उन्हीं की चीजों के बारे में लिखेंगे। तो सारी चीजें इसमें क्या थी? इनमें सारी चीजें वीर चीजें के बारे में जो भी बताया गया वो आपका आदिकाल के अंतर्गत बताया गया। सारी कविताएं आपकी उसी पर है। तो उसके बाद फिर आता है आपका भक्तिकाल। तो अब भक्तिकाल भाई कैसे आया और कब से आया? तो जब आपका भक्तिकाल स्टार्ट हुआ था वो आपका 1375 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गया था। और फिर वो चला कब तक था? फिर वो चला था आपका 1700 ईसा पूर्व तक चला था। अब भक्तिकाल कैसे आ गया? अब ये भी आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि आदिकाल में सारी चीजें इतनी हो रही थी, अंधविश्वास हो गया था, हमारा समाज एक तरीके से अस्त व्यस्त चीजें होने लगी थी। जो बहुत खुद को पंडित बताने वाले थे वो बहुत ज्यादा समाज में कुरीतियां फैलाने लगे थे। तो फिर वहां पे क्या हुआ? वहां पे भक्तिकाल आया। भक्तिकाल में भी क्या इसको दो भागों में विभाजित किया गया। किसी ने सगुण भक्ति में, किसी ने निर्गुण भक्ति में। अब आप सोच रहे होंगे सगुण भक्ति क्या होती है और निर्गुण भक्ति क्या होती है? तो देखिए, सगुण भक्ति वो होती है जिसमें कई सारे कवियों ने क्या किया है, कृष्ण को एक अपना भगवान माना है। यानी कि उन्होंने किसकी आराधना की है? उन्होंने कृष्ण की आराधना की है। और फिर दूसरे कौन से? जैसे कि आपके तो ये कबीरदास जी, तुलसीदास जी, ये लोग कौन? ये निर्गुण में आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, निर्गुण का मतलब होता है कि इन्होंने जिस भगवान को माना, इनका मानना था कि उनका कोई आकार नहीं है, वो किसी तरीके के दिखते नहीं है, वो हर जगह पर विद्यमान है। तो ये चीजें किसके अंदर आई थी? ये चीजें भक्तिकाल के अंतर्गत आई थी। और बहुत सारी चीजें हमारे काव्य में सुधार भी भक्तिकाल के दौरान आया। ठीक है। तो फिर ये जब 1700 ईसा पूर्व में जब ये भक्तिकाल खत्म हुआ था तो 1700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक आया आपका रीतिकाल। अब रीतिकाल की चीजें आज के टॉपिक में हम रीतिकाल को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि रीतिकाल में कविताओं में क्या चेंजेस आए, कौन से कवि आए, उन्होंने कौन सी रचना की, या हमारे समाज में किस तरीके का क्या परिवर्तन आया रीतिकाल के दौरान। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, कह रहे हैं 1700 ईसा पूर्व के आसपास हिंदी कविताओं में एक नया मोड़ आया। यानी कि जब 1700 ईसा पूर्व आ गया था तो हिंदी की जो कविताएं थी उनमें एक नया तरीके का मोड़ आने लगा। इससे पहले क्या? इससे पहले भक्ति का भाव आ रहा था और उससे पहले वीरता वाला भाव आ रहा था, क्योंकि आदिकाल का समय था तो उसमें बहुत सारी चीजें वैसे लिखी जा रही थी। और 1700 से पूर्व कैसे? भक्ति में। और उस 1700 में क्या? हिंदी कविताओं में एक नया मोड़ आ गया। इसे विशेषता तत्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य में उत्तेजना मिली। और जब ये इसमें बदलाव आया हमारी हिंदी में तो इसमें जो दरबारी सांस्कृतिक थे और जो हमारा संस्कृति साहित्य था, इन सब चीज़ों के बहुत मतलब कह सकते हैं कि बदलाव की एक उत्तेजना इनके अंदर नजर आई। फिर क्या हुआ? सांस्कृतिक
साहित्य शास्त्र में कदापि अंशों में उन शास्त्रीय अनुशासन की ओर प्रवृत्त किया। हिंदी में रीति या काव्य रीति के शब्दों में काव्य शास्त्र के लिए हुआ। फिर क्या हुआ कि जब ये सारे चीज आए तो उसमें शास्त्रीय अनुशासन हुआ, हमारी जो रीतियां हुई, जो हमारी रीत और काव्य रीत में फिर हमने इसकी जगह पे शब्द प्रयोग करना शुरू कर दिया काव्य शास्त्र का, क्योंकि यहाँ से भक्ति काल हमारा खत्म हो चुका था। यानी कि रीत और काव्य रीत को फिर हमने काव्य शास्त्रों में कहना शुरू कर दिया। आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि रीत काल का आरंभ कब हुआ था, या फिर रीत काल का अंत कब हुआ था, या फिर हिंदी का नया मोड़ कब आया था। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि जो रीतिकाल समय स्टार्ट हुआ था वो 1700 से स्टार्ट हुआ था, 1700 ईसा पूर्व में, और 1900 ईसा पूर्व में ये खत्म हो गया था। और इसी दौरान हिंदी कविताओं में एक नया मोड़ आ गया था। फिर इसलिए काव्य शास्त्र बंध, समाज सृजन प्रवृत्ति और रस अलंकार आदि के निरूपक बहुसंख्यक लक्षणों ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्यों को रीति काव्य कहा गया। मतलब फिर जो इस टाइम जो काव्य बनाए जा रहे थे उनमें रस अलंकार बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा जाने लगा। जब उन चीजों को ध्यान में रखा जाने लगा तो फिर हम इसको रीति काव्य कहने लगे। इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा स्पष्ट, मतलब जो इनमें क्या था, इन काव्यों में जो श्रृंगारी प्रवृत्ति थी वो परंपरा आपकी पुरानी ही थी। जैसे कि जो स्पष्ट संकेत हुए थे वो कैसे, सांस्कृतिक प्रकृति, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य का श्रृंगारी प्रवृत्ति से मिलते हैं। यानी कि जो रीति काव्य में भी जो श्रृंगारी प्रवृत्तियां आई थी वो किससे, वो जो आदि काव्य से आई थी, यानी कि जो आदिकाल के काव्य थे, और जो कृष्ण काव्य थे उनके श्रृंगारों से, उनकी जो श्रृंगारी प्रवृत्तियां थी उनसे भी मिलते जुलते ये सारे काव्य थे। फिर रीति काव्य की रचना का आरंभ एक सांस्कृतिज्ञ ने किया था। मतलब एक बहुत बड़े सांस्कृतिज्ञ थे, वो आचार्य का नाम क्या था, उन आचार्य का नाम था केशव दास। क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह भी बन सकता है कि रीति काव्य की रचना का आरंभ किसने किया, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका केशव दास ने किया है, क्योंकि क्वेश्चंस पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से घुमा के और कहाँ पर ये चीजें रख दे, क्योंकि एग्जामिनर का कोई कुछ नहीं कर सकता, या फिर उसने अगर गलत भी रख दिया क्वेश्चन तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि उसने चाहे गलत रखा हो पर आपको उसका सही आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप सही करके आएंगे तो आप उस पर क्लेम भी कर सकते हैं। बट अगर आपको ही नहीं पता और आपने भी गलत कर दिया तो आप उस पर कहने के किसी भी तरीके के कोई हकदार नहीं हो पाएंगे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, फिर से देखते हैं जिनकी सर्व प्रसिद्ध रचनाएं, यानी कि केशव दास जी की जो सर्व प्रसिद्ध रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आपका बनता है कि केशव दास की सर्व प्रसिद्ध कवि रचनाओं को बताइए, तो आपको पता होनी चाहिए कि वो तीन है, कौन कौन सी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका है। केशव के कई दशक बाद चिंतामणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का आदर्श स्रोत प्रवाहित हुआ, जिससे नर नारी जीवन में रमणीय पक्षों में तत्संबंधी सरस संवेदनाओं के अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्त व्यापक रूप हुआ। यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि केशव दास के कई दशक बाद चिंतामणि से लेकर, यानी कि फिर कोई चिंतामणि आ गए, उन्होंने क्या किया, 18वीं सदी से जो हिंदी का रीति काव्य में रीति काव्य इस तरीके से प्रवाहित हुआ, उसका स्रोत इस तरीके से बढ़ा कि वो मनुष्य यानी नर नारी के जीवन के पक्षों में तत्संबंधों में संवेदनाओं में अत्यंत कलात्मक होने लगा, यानी कि उनके जीवन में को एक नया रूप देने लगा। रीतिकाल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। जो रीतिकाल के कवि थे, भाई चाहे रीतिकाल हो चाहे आधुनिक काल हो, जो विद्वान है या जिनमें किसी तरीके का दिमाग है तो पैसे वाले उनको खरीद ही लेते हैं। तो यही चीज रीतिकाल में थी, जिनके पास टैलेंट था वो राजाओं और रईसों में रहते थे, क्योंकि भाई वो वहीं जाएंगे जहाँ से उन्हें किसी तरीके का प्रॉफिट होगा। तो चाहे आज का समय हो, चाहे पहले का समय हो, चाहे उससे भी पहले का समय, हर कोई प्रॉफिट ही देखता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कवि थे
वो भी क्या थे, या तो राजाओं के आश्रय में रहते थे या तो फिर बहुत पैसे वालों जमींदार रईसों के पास वो रहा करते थे। उनका क्या था, वह मनोरंजन और कला विकास का वातावरण स्वाभाविक था, और जहाँ पर वो रहेंगे वहां पर भाई मनोरंजन ना हो या वातावरण में खुशनुमा ना हो, तो ऐसा तो वो चीज हो ही नहीं सकती। जहाँ पे कोई कवि है, कोई हंसाने वाला है, तो वो माहौल तो वहाँ पे अच्छा होना ही होना है। फिर कह रहे हैं बौद्धिक आनंद का मुख्य साधन वहाँ उक्त वैचित्र समझा जाता था। ऐसे वातावरण में लिखे गए साहित्य अधिक श्रृंगार मूलक और कला वैत्रिक से युक्त थे। मतलब कि जब भाई एक अच्छे माहौल में आप बैठे होंगे तो आपका माइंड फ्रेश होगा। जब एक माइंड फ्रेश होगा तो आप अच्छी अच्छी चीजों को सोच सकेंगे, और जितनी अच्छी चीजों को वो सोच सकते थे उन्होंने उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही श्रृंगार भरे भाव से उन्होंने क्या किया, उसको उतारा। यानी कि फिर उन्होंने अच्छी अच्छी कविताओं का उसी दौरान में लिखा गया। फिर हुआ, पर इस समय में प्रेम के स्वच्छंद गायक भी हुए। मतलब इस दौरान में क्या हुआ कि कुछ लोग प्रेम को भी बताने वाले हो गए, यानी कि गायक हुए। उन्होंने प्रेम की गहराई को स्पर्श किया। फिर उन्होंने, जब वो गायक हुए तो उन्होंने प्रेम की गहराई को भी स्पर्श किया। अब ये मत पूछ देना कैसे किया, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे किया। मात्रा और काव्य गुण दोनों ही दृष्टियों में इस समय को नर नारी प्रेम और सौंदर्य की मार्मिक व्यंजना करने वाला काव्य साहित्य महत्वपूर्ण है। यानी कि इस दौरान जो भी हुआ, यानी कि जो भी काव्य हुए, उसमें सबसे ज्यादा चीजें दिखाई गई मनुष्य के प्रेम के बारे में बहुत, और जिससे क्या हुआ, मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से वो चीजें प्रवाहित कर रही हैं। काव्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य में वो दिखाया गया है नर नारियों के प्रेम के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर क्या हुआ, फिर चीजें हुई। जो काव्य रीत मुख्यतः मानसाल श्रृंगार का काव्य था, ठीक है। इसमें नर नारी जीवन को स्मरणीय पक्षों को सुंदर उद्घाटन हुआ। मतलब जब चीजें वहां पर प्रेम से लेकर गाने बने, लोग बनने लगे, तो वहां पर नर नारियों का जीवन था वो उसी तरीके से अच्छा होने लगा। अधिक काव्य मुक्तक शैली में है। जो उस दौरान के जो भी काव्य लिखे गए हैं वो मुक्तक शैली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन 100-200 वर्षों में श्रृंगार काव्य का अपूर्व उत्कर्ष रहा। यानी कि जो श्रृंगार काव्य था, सबसे ज्यादा प्रवाह या कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रचलन उसका इसी दौरान में था। जो भी 100-200 साल के बीच में ये आपका रीतिकाल रहा, ठीक है। पर धीरे धीरे रीत की जकड़ बढ़ती गई और हिंदी काव्य में भाव क्षेत्र संकीर्ण होते गए। आधुनिक युग तक आते आते इन दोनों कमियों की ओर साहित्यकारों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। मतलब फिर क्या हुआ, भाव क्षेत्र की तरफ भी जब उनकी चीजें हुई, जब जड़ता वहां पर होती गई, भाव क्षेत्र में बहुत चीजें सिमटती चली गई, तो फिर क्या हुआ, जब आधुनिक युग आया तो आते आते कवियों ने फिर उस चीज को छोड़कर फिर उन्होंने आधुनिक युग में होने वाली कमियों की तरफ ध्यान देने लगे, और जो उनका साहित्य था वो अपने साहित्य को उस पर लिखने लगे। तो उम्मीद है कि रीतकाल का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ आया है तो हमारे चैनल को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहे।